Good morning, everyone. Welcome to PD Gurukul. And let's start our daily current affair video. तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक है जो आज के लिए आपके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ बात करनी है अ न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर जो कि रिसेंटली अभी तमिलनाडु के अंदर वहां पे फाउंड हुआ है। दूसरी बात करनी है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के रिगार्डिंग, जो इजराइल और ईरान के वॉर के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। Then there is a program which is known as collection of real-time observations and photo of crops. साल्मोनेला आउटब्रेक क्या हुआ है तो उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें चलेगी। एंड देन आफ्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीनेट्स टू नेविगेशन, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया ने भी रिसेंटली वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चलेगी वहां पे बातें। चले वन बाय वन करते हैं आज के लेक्चर्स की शुरुआत, आज के टॉपिक्स की शुरुआत। एंड द फर्स्ट टॉपिक and that is about a new species of jumping spider। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर। जंपिंग स्पाइडर की एक नई स्पीसीज हमें यहाँ पे मिली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले वहां पे आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर किसी को इस वीडियो की वहां पे पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप की हमारी चैनल वहां पे रखी हुई है। यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड देन आफ्टर यू कैन गेट द पीडीएफ। अगर कोई गुजराती मीडियम में भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उस प्रिपरेशन के लिए भी ये पीडीएफ जो है वो आपको गुजराती में भी अवेलेबल मिल जाएगी। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर वीडियो की। कंटेक्स्ट में क्या है, न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर, जिसका नाम क्या है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में वहां पे रखना है। इट इज नोन एज स्पार्टियस कारीगरी और एल्स करीगरी। The name is Spartius karigari, which is recently discovered in Karnataka as well as Tamil Nadu, and this is the first Indian record of the genera Spartius and Sonoita, which is previously known only from Southeast Asia and Africa. जेनेरा स्पार्टियस एंड सोनोइटे का ये पहला ऐसा रिकॉर्ड है जो इंडिया में से मिला है। अदरवाइज ये जो स्पीसीज जो है वो स्पेसिफिकली कहां की फेमस है, इट इज नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज अफ्रीका। सो क्या है ये स्पीसीज, चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले उसका एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उसका नाम क्या है जो अभी रिसेंटली हमने वहां पे बात की, दैट इज अबाउट स्पार्टियस कारीगरी। और कौन सी फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, दैट इज स्पार्टेन। और स्पार्टेन फैमिली से इसका जो बिलोंग है, उसका जो जेनेरा कौन सा है तो उसका जेनेरा है स्पार्टियस एंड सोनोइटा। साथ में देखा जाए तो वो एग्जैक्ट इंडिया में कौन सी लोकेशन में ये चीज हमको फाउंड हुई है, तो आपको ये लोकेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज कारीगरी हिल्स, विच इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंट हिल्स, देवरायण दुर्ग, कर्नाटक। कर्नाटक के देवरायण दुर्ग, और वहां पे है कारीगरी, जिसको एलिफेंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। वहां से हमें ये वाली स्पीसीज जो है वो फाउंड हुई है। और कहां से फाउंड हुई, फ्रॉम विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट विच इज इन तमिलनाडु। सो दो जगह पे, एक है कर्नाटक का देवरायण दुर्ग जहां पे प्लेस है कारीगरी, उसी के नाम से इस स्पाइडर के पीछे भी कारीगरी वाला वर्ड आपको मिलेगा। एंड द सेकंड वन इज विलोपुरम डिस्ट्रिक्ट विच इज इन तमिलनाडु। दो जगह से हमें ये वाली स्पीसीज जो है वो फाउंड हुई है। और उसके मेनली कुछ फीचर्स की यहाँ पे बात है कि रॉकी आउटक्रॉप्स एंड क्रेविसिस के अंदर आपको ये वाली चीज वहां पे फाउंड की जाती है। उसकी हंटिंग स्किल्स क्या है कि वो मिमिक्री करने में बहुत इंटेलिजेंट है, और वेब इन्वेजन स्ट्रेटेजीज का वहां पे वो लोग यूज करते हैं। और आईसाइट की अगर हम बात करें तो एग्जिबिट कीन विजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्टिसिड फैमिली। तो उसके कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी नई स्पीसीज मिलती है तो उसका डेफिनेटली साइंटिफिक सिग्निफिकेंस तो वो तो ऑलवेज आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमने पहले बात की, इट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ स्पार्टियस एंड सोनोइटा जेनेरा इन इंडिया, and it confirms the presence of Sonoita cf light footy, previously thought to be limited to Africa only। पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन उसके बाद हमें एक चीज पता चली कि इंडिया में भी ये वाली जो स्पीसीज जो है वो हमें मिल सकती है। एंड इट रिवील्स द हाई बायोडाइवर्सिटी इन सदर्न इंडियाज रॉकी लैंडस्केप। वैसे तो हम सबको पता ही है कि ये जो पूरा वेस्टर्न घाट वाला जो जोन है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है,
जहां पे आपको वेरियस स्पीसीज मिलती है, लेकिन उसके अंदर एक नई स्पीसीज को वहां पे ऐड किया गया। ये बता रहा है कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी रिच है। And it raises the questions on biogeographical spread, that is natural versus introduced species. It enhances the understanding of predatory behavior as well as adaptive mimicry in arachnids. तो मिमिक्री वगैरह जो है वो यहाँ पे है, and that is a kind of hunting skill of this specific spider. और नेक्स्ट करंट अफेयर से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ में नई बैचेस की भी शुरुआत होने वाली है। सो अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आज ही इस नंबर पे पीडी गुरुकुल को फोन करें, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो इसी नंबर पे आप वहां पे कॉल करें और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म दिया गया है। अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ भी कंफ्यूजन है वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और साथ में आपको 3 डेज के फ्री डेमो सेशंस भी मिलेंगे एंड अप टू 50% स्कॉलरशिप विच इज ओपन नाउ। सो अभी तक अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, राइट? सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। वैसे देखा जाए तो अभी इजरायल एंड ईरान का वॉर जो है वो भी काफी न्यूज में है और वहीं पे ईरान के द्वारा वहां पे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया था। तो देखते हैं क्या है ये ऑपरेशन। नो डाउट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर आईआर, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट? चलिए, ईरान लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसका बेसिकली वहां पे फोकस क्या था कि मिलिट्री स्ट्राइक करना है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। एंड ऐसा बोल सकते हैं कि ईरान की एक लेटेस्ट रिटेलिटरी मिलिट्री कैंपेन है जो टारगेट करता है इजरायली सिटीज के ऊपर और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और बेसिकली उनका ऐसा बोलना था कि ये इजरायली एयर स्ट्राइक जो अलग अलग जगह पे हुई ईरान में, तो उसका एक आंसर था, उसका एक जवाब था। एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स विच इज नोन एज IRGC। ईरान के IRGC ने इसे बेसिकली वहां पे किया है लॉन्च। और यहाँ पे एग्जैक्टली किसे ट्रिगर, मतलब ट्रिगर में क्या था? तो जैसे मैंने बताया कि इजराइल ने वहां पे ईरान के ऊपर वहां पे लगा दी स्ट्राइक्स, उसके न्यूक्लियर प्लेसेस के ऊपर वहां पे हुई स्ट्राइक्स और उसी की वजह से इस ऑपरेशन को वहां पे ट्रिगर हुआ गया और उसके सामने ईरान ने वाला ऑपरेशन वहां पे चलाया। और कौन से इजरायली सिटीज के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस रहा? तो की इजरायली सिटीज लाइक तेल अवीव, हाइफा एंड रेहोबोथ, वहां पे उसके ऊपर वहां पे हमला किया गया। उनके पावर स्टेशंस, उनके रिफाइनरी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह को वहां पे हुई डैमेज। और ईरान का ऐसा बोलना है कि ये एयर स्ट्राइक जो मिसाइल्स के द्वारा जो वहां पे एयर स्ट्राइक होती है, इसकी एक नई मेथड जो है वो हमने वहां पे लॉन्च कर लिया है। बिकॉज वी ऑल नो कि इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है, जो उसका डोम है, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ताकतवर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इजराइल के सामने लड़ने में ईरान थोड़ा सा वहां पे सक्सेसफुल रहा, ऐसा उनका बोलना है कि ये बहुत ही बढ़िया से इनका डोम था, लेकिन फिर भी हमने उस डिफेंस सिस्टम को वहां पे तोड़ के रख दिया है और उसके सामने इजराइल के कुछ पावर स्टेशंस एंड रिसर्च सेंटर्स वगैरह को वहां पे हमने तबाह किया हुआ है। और ये क्या है ये न्यू मेथड? तो दी IRGC जिसने इसको वहां पे लॉन्च किया है, उनका ऐसा बोलना था कि एक नई मेथड है जहां पे हमने मल्टीपल टाइप्स के मिसाइल्स को एक साथ प्रोग्राम किया है, जो इजराइल की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पे इंटरनल टारगेट कॉन्फ्लिक्ट्स करवा के उसको खत्म करने की साजिश थी। बेसिकली मतलब इस तरीके से वहां पे मिसाइल्स को वहां पे लॉन्च किया गया। कुछ रियल मिसाइल्स थी, कुछ सिर्फ इल्यूजनरी मिसाइल्स थी और इस तरीके से उसको लॉन्च किया गया कि जब भी डिफेंस सिस्टम उसको वहां पे क्रैक करने की कोशिश करे तो डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स वगैरह है वो आपस में ही वहां पे क्लैश हो जाए और पूरी इजराइल की जो है डिफेंस सिस्टम है वो वहां पे फेल हो जाए। सो ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा ये वाला ऑपरेशन? तो साइमल्टेनियस लॉन्चेस ट्रिगर्ड मिसअलाइंड थ्रेड सिग्नेचर्स
और ये मिस अलाइंड थ्रेड सिग्नेचर की वजह से इट फोर्सेस इजराइल्स डिफेंस सिस्टम टू मिस आइडेंटिफाई और इंटरसेप्ट ईच अदर। उनकी जो डिफेंस सिस्टम है वो अंदर अंदर ही एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाएगी और वहीं पे उसको वहां पे खत्म करने की ये पूरी नई मेथड। सम मिसाइल्स इंटेंशनली मिमिक्ड डिकॉयज टू क्रिएट फॉल्स पॉजिटिव्स इन द रडार सिस्टम्स। रडार सिस्टम के अंदर कुछ फॉल्स वहां पे पॉजिटिव्स को वहां पे दिखाना, ताकि वो अंदर अंदर एक दूसरे के साथ वहां पे क्लैश होके डिफेंस सिस्टम वहीं पे पूरी क्रैश हो जाए। और उसके मेन फीचर्स क्या थे? दैट वाज डिकॉय सैचुरेशन, एक साथ इतने ज्यादा वहां पे मिसाइल्स को एक साथ वहां पे डिप्लॉय कर देना। दैट इज ओवरलोडेड आयरन डोम बाय फ्लडिंग द एयर स्पेस विद बोथ द रियल एंड द फॉल्स टारगेट्स। पूरे आयरन डोम जो इजराइल के ऊपर था उसको वहां पे ओवरलोड कर देना। किससे? तो बोले रियल और फॉल्स मिसाइल्स के वहां पे कंटिन्यूअसली अटैक करके। इंटरनल डिस्ट्रप्शन, Israel's layered defense was made to target itself or malfunction, and multi-target penetration, that is, it enabled missiles to hit high-density residential zones and economic infrastructure, as we talked about some research centers or power stations, etc., etc. So that was the target of Iran, और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे थोड़ा सा सक्सेसफुल भी रहे, and that was all about Operation True Promise 3. एंड AI assisted trajectory alteration will be there, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रेटेजिकली? तो यस, बोल सकते हैं कि जो मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे भी किस तरीके से क्रैश किया जाए, तो उसका एक नया तोड़ इन लोगों ने वहां पे ढूंढ लिया है कि किस तरीके से वहां पे फॉल्स मिसाइल्स का एक पूरा चक्कर वहां पे बनाया जाए और डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से क्रैश किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। चलिए the next topic after that, and that is about collection of real time observation and photo of crops। क्या है उसके बारे में वो भी जानते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली ये बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने एक नई चीज को वहां पे लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है क्रॉपिक। एंड व्हाट इज क्रॉपिक? दैट इज कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, दैट इज नोन एज क्रॉपिक। अब क्या है ये क्रॉपिक? It is a tech-driven initiative using artificial intelligence to monitor crop health and automate crop loss assessment। क्रॉप्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक पूरा वहां पे कैंपेन, जो क्रॉप के अगर लॉस के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं तो उसका भी असेसमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे लगाएंगे। द पायलट फेज will cover kharif crop of 2025 as well as rabi crop 25-26 in 50 selected districts। बेसिकली ये प्रोग्राम किसके लिए है? तो क्रॉप की हेल्थ के रिगार्डिंग वहां पे मॉनिटरिंग वहां पे करने के लिए, और अगर कोई क्रॉप लॉस होने वाला है तो उसका एक प्रॉपर असेसमेंट लगाने के लिए एक नई चीज वहां पे लॉन्च की गई है विच इज नोन एज क्रॉपिक। राइट, तो चले क्रॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। व्हाट इज क्रॉपिक? तो जैसे अभी हमने बात की, कलेक्शन ऑफ real time observation and photo of crops। it is a mobile application based initiative। ध्यान रखना, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड इनिशिएटिव, जो बेसिकली जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उनके फोटोग्राफ वहां पे लेगा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको वहां पे थोड़ा सा एनालिसिस वहां पे लगाएंगे। और किसने किया है इसको डेवलप? सो डेफिनेटली यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और वहां पे एक फंड है जिसका नाम है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज FIAT। और ये फंड किसके अंडर में बनाया गया है? दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंडर में बनाया गया एक फंड, और इस फंड ने किया है इसको डेवलप। वहां पे करना क्या है? तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, क्रॉप का जो ग्रोथ है उसके जो स्टेजेस है उन सबके ऊपर वहां पे ध्यान रखा जाएगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप स्ट्रेस एंड पोटेंशियल यील्ड लॉस, ऑटोमेटेड असेसमेंट, एक पूरा एक उसका एक डेटाबेस वहां पे बनाने की बात है। एंड इट विल प्रमोट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। और एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा? चलो, गवर्नमेंट ने तो इसको लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये फंक्शनिंग मोड पे कैसे आएगा? तो देखिए,
सबसे पहले करना क्या है, द फार्मर ड्रिवन फोटो अपलोड। फार्मर्स को क्रॉप की इमेजेस 4-5 बार ड्यूरिंग द क्रॉप साइकिल उसको वहां पे अपलोड करना है फ्रॉम अवर मोबाइल ऐप विच इज नोन एज क्रॉपिक। उसके बाद जैसे ही वहां पे ये सब अपलोड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वहां पे होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज एनालिसिस। दिस फोटोज आर प्रोसेस्ड थ्रू एन एआई क्लाउड इंजन that uses computer vision to detect crop type, growth stage, stress signs as well as possible damages। और उसके बाद उसको वहां पे पूरा वहां पे डायग्नोस्टिक वहां पे किया जाएगा, दैट इज डायग्नोस्ट वहां पे किया जाएगा। एंड देन आफ्टर वहां पे एक डैशबोर्ड भी रखा जाएगा विच इज नोन एज वेब बेस्ड डैशबोर्ड फॉर द ऑफिशियल्स, कि यहाँ पे जितना भी डेटा वगैरह वहां पे जो कलेक्ट हुआ है उन सबको एक एनालिसिस करने के लिए, उन सबको ट्रेस करने के लिए, और लास्ट में अगर कोई भी क्रॉप का लॉस वगैरह भी होता है तो वहां पे इंश्योरेंस क्लेम की वैलिडेशन वगैरह वगैरह को भी वहां पे इंश्योर किया जाएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस क्रॉपिक, एक नया इनिशिएटिव जो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू किया है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे डैशबोर्ड भी बनाने की बात है, पायलट कवरेज, यहाँ पे कितने एरिया को कवरेज करने की बात है, तो ध्यान रखना शुरुआत में सिर्फ 50 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसा लगा कि नहीं चलो ये और ज्यादा सक्सेसफुल है तो और भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इसको वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट वी कैन से दैट कि इनिशियल बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 50 डिस्ट्रिक्ट में ये क्रॉपिक को लॉन्च करने की यहाँ पे है बात है। एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट क्रॉपिक। उसके साथ अभी रिसेंटली एक नई चीज यहाँ पे सामने आई है, दैट इज अबाउट साल्मोनेला आउटब्रेक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज साल्मोनेला, किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें हैं साल्मोनेला। चलिए शुरुआत करते हैं। साल्मोनेला, देखिए, a salmonella outbreak in the US has infected 79 people and that's why वहां पे अप्रोक्सीमेटली आए 1.7 मिलियन एग कार्टून्स को वापस भेज दिया है बाय द कैलिफोर्निया बेस्ड ऑगस्ट एग कंपनी। उन्होंने जो 1.7 मिलियन एग कार्टून्स वहां पे रखे थे उसको वहां पे वापस खींच लिया है। तो बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज दिस साल्मोनेला? साल्मोनेला एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो एक डिसीज करता है जिसको बोला जाता है साल्मोनेलोसिस। इट इज अ फूड बोर्न इलनेस अफेक्टिंग द इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, जो आपके इंटेस्टाइन जो है उसको वहां पे अफेक्ट करने वाली एक डिसीज। और बेसिकली किस तरीके से स्प्रेड होती है, इट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। और इसलिए जब पता चला है कि पर्टिकुलर कुछ एग्स में से ये वायरस जो है वो वहां पे, ये बैक्टीरिया जो है वो वहां पे थोड़ा सा स्प्रेड होने पे है, तो वहीं पे 1.7 मिलियन एग्स वगैरह जो है उसको वहीं पे वापस करने की बात यहाँ पे हुई। एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन द कंटेक्स्ट, करंट में इसलिए था। कॉजेस ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन क्या हो सकता है, दैट इज रॉ और अंडर कुक्ड एग्स एंड पोल्ट्री, और पोल्ट्री में भी खास करके बात करें तो चिकन। कंटेमिनेटेड मीट में से हो सकता है डेयरी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन प्रोसेस्ड आइटम्स लाइक नट बटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेट्स एज वेल एज रेप्टाइल्स कैन कैरी एंड स्प्रेड द बैक्टीरिया, और अगर पुअर हाइजीन वाला जोन है तो वहां पे भी हो सकता है। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या है? तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही आपके अंदर ये वायरस, ये बैक्टीरिया वहां पे शुरू हुआ, उसके 12 to 96 आवर्स के बीच में आपको उसके सिम्टम्स वहां पे दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट सिम्टम्स? तो डायरिया वगैरह होना, स्टमक क्रैम्प्स वगैरह पे आना, नोजिया होना, फीवर है, हेडेक वगैरह है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक बार अगर किसी पर्सन में ये सैल्मोनेला वहां पे डिसीज शुरू हो चुका है तो उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा कंटेगियस है, तो पर्सन टू पर्सन वाया कंटेमिनेटेड हैंड, सरफेसेस और यूटेंसिल्स ये आराम से वहां पे स्प्रेड हो सकता है। और डेफिनेटली बोल सकता है कि जहां पे पुअर हाइजीन कंडीशन है वहां पे इसके स्प्रेड होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो दैट इज प्रैक्टिस द सेफ कुकिंग एंड एज वेल एज मेंटेन दी हाइजीन। जो आप कुक कर रहे हैं, जो आप खाना वहां पे बना रहे हैं, वो और ज्यादा वहां पे प्रॉपर रहे, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और प्लस हाइजीन है उसको आपको मेंटेन करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस सैल्मोनेला आउटब्रेक।
राइट। तो रिसेंटली वहां पे एक्ट की वजह से यूएस के अंदर ये वाला आउटब्रेक वहां पे शुरू हुआ एंड उसके बाद उसके खिलाफ कुछ एक्शंस वहां पे लिए गए। And then after our last topic about today's lecture, and that is about International Organization for Marine Aids to Navigation। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। देखिए अभी रिसेंटली फ्रांस के नीस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई। किसकी कॉन्फ्रेंस? दैट इज IALA काउंसिल। एंड व्हाट इज IALA काउंसिल? दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। और इंडिया ने यहां पे उसके सेकेंड सेशन में वहां पे किया है पार्टिसिपेट, राइट। India also invited members for the third General Assembly 25 and 21st IALA conference in Mumbai। और क्या है ये एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस? तो एक इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड एनहांसिंग मरीन एड्स टू नेविगेशन। और इससे होगा क्या बेसिकली? दैट इज टू एंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी एज वेल एज एफिशिएंसी ग्लोबली। 1957 में इसको वहां पे एस्टैब्लिश किया गया था और दुनिया के अलग अलग देश की गवर्नमेंट को वहां पे अटैच करने का काम है वो 21 के बाद वहां पे शुरू हुआ। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर? आपको मेन ये पता होना चाहिए कि फ्रांस में पेरिस के नजदीक इसका हेडक्वार्टर है और एग्जैक्ट जो प्लेस है उसका नाम है दैट इज सेंट जर्मेन एनले। सेंट जर्मेन एनले विच इज नियर पेरिस, फ्रांस, वहां पे है इसका हेडक्वार्टर। और इंडिया का बेसिकली यहां पे रोल क्या रहा है? दैट इंडिया इज अ काउंसिल मेंबर सिंस 1980। और एज वेल एज देखा जाए तो 2023 में जब इसकी सिंगापुर के अंदर जनरल असेंबली हुई तो वहां पे पहली बार हम वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी वहां पे इंडिया को इलेक्ट किया गया था। और इंडिया का टेन्योर कब तक है वाइस प्रेसिडेंट का? दैट इज फ्रॉम 2023 टू 2027। और जो बता रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटीज एज वेल एज उसके अंदर टेक्निकल पार्टनरशिप वगैरह की बात करें, लीडरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पे इंडिया थोड़ा सा आगे है आज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जब भी ये मेरीन या फिर मराइन वगैरह की जब यहाँ पे बात आए तो उसी के रिगार्डिंग उसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स and technical guidance for marine navigation aids to promote the safety of the navigation, protection of marine environment, as well as global harmonization of practices. And the last objective that is about to support capacity building in the member states by training, technology, as well as advisory services. And that is all about this conference. और रिसेंटली अगर उसके बात करें उसके फंक्शंस एंड इंडियाज कंट्रीब्यूशंस, तो हमारे कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जब वहां पे बात आई या फिर उसके काम की रिगार्डिंग कुछ बात आए तो पहली बात हुई कि भैया जितने भी नेविगेशन एड है उसको वहां पे स्टैंडर्डाइज करना, उसके लिए कुछ नॉर्म्स वगैरह वहां पे बनाना, नॉर्म्स रिगार्डिंग बीओस, बीकन्स, लाइट हाउसेज, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वहां पे करना, ट्रेनिंग वहां पे करना, कैपेसिटी को बिल्ड करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। एंड दैट्स इट, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे करते हैं एंड, और कुछ और नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम वापस एक बार मिलेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट करें एंड यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ एक बार वापस मिलेंगे।